हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का ये लास्ट वीडियो जिसमें हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दो पार्ट में पढ़ा है ये वीडियो, ग्रेडियंट एंड वर्टिकल कर्व्स। वर्टिकल कर्व में समिट एंड वैली कर्व, जिसमें उनकी लेंथ से ही ज़्यादा पूछता है। ग्रेडियंट में रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल, मिनिमम और कुछ एक दो एक्स्ट्रा की पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में सबसे पहला ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट जैसे आपकी रोड जा रही है, ये फिर थोड़ा सा ऊपर गई, नीचे आई, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप मिल रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, उसकी लेंथ के अलॉन्ग। तो स्लोप ड्यू टू ग्रेजुअल राइज, या राइज हो रहा है, या ग्रेजुअल फॉल, जैसे ऐसे भी गया, ये ग्रेजुअल फॉल हुआ है, तो ये जो स्लोप मिल रहा है उसको हम ग्रेडियंट कह रहे हैं। इफ इट इज अ ग्रेजुअल राइज देन स्लोप इज कॉल्ड असेंडिंग ग्रेडियंट या पॉजिटिव ग्रेडियंट। और अगर ग्रेजुअल फॉल हो रहा है तो डिसेंडिंग, फॉलिंग या निगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, सबसे पहला ग्रेडियंट आता है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट, अब इन सब में की पॉइंट बहुत याद करना बहुत जरूरी है। की पॉइंट, रूलिंग ग्रेडियंट का सबसे बड़ा की पॉइंट है कि मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिसको डिज़ाइनर प्रोवाइड करना चाहेगा, सबसे मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट। इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड टोपोग्राफी एंड ऑल्सो नोन एज डिज़ाइन ग्रेडियंट। इसको हम लोग डिज़ाइन ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। व्हीकल इस ग्रेडियंट पे कैपेबल होता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रन करने को। व्हीकल्स एबल टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड एंड कैन हैव मैक्सिमम पूलिंग पावर। मैक्सिमम पूलिंग पावर फॉर लॉन्ग स्ट्रेच, लंबी दूरी के लिए क्या कहते हैं, मैक्सिमम पूलिंग पावर व्हीकल के अंदर रहेगी इस ग्रेडियंट पे। ठीक है, आगे बात करें। फिर आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है? द ग्रेडियंट विच इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट से भी स्टीपर है। ठीक है, स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट एंड इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन कॉस्ट इज कंसर्न। मतलब हमें रूलिंग ग्रेडियंट देने पे कॉस्ट थोड़ा लग रहा है, तो कॉस्ट कंसर्न हो रहा है, तो हम इसको लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग पुलिंग पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि व्हीकल की पुलिंग पावर डिक्रीज हो जाए या घटे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या है कि चलिए कॉस्ट की वजह से तो लिमिटिंग दे रहे थे, थोड़ा सा स्टीप किए थे, अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्टीपर हो गया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये अनअवॉइडेबल केस है, इसमें देना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो अनअवॉइडेबल केसेस टाइप के सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देते हैं। वो स्टीपर होता है रूलिंग से भी और लिमिटिंग से भी। ठीक है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो होगा उसकी लेंथ 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? 100 मीटर से ज़्यादा होगी तो दिक्कतें आएंगी, जैसे कि क्या कहते हैं, व्हीकल को पावर कंजप्शन, ठीक है, डैमेज ऑफ द व्हीकल, ये सारी चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं। फिर बात आता है मिनिमम ग्रेडियंट, चौथा। मिनिमम ग्रेडियंट क्या है? वो इन सब में सबसे कम है। केवल किस लिए दिया जाता है? ताकि पानी बह के निकल जाए, ड्रेनेज ऑफ द वाटर के लिए। ड्रेनेज ऑफ द वाटर के लिए मिनिमम ग्रेडियंट दिया जाता है। द ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पाथ ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अलाउ ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ग्रेविटी फ्लो बनी रहे, इसको अलाउ करने के लिए मिनिमम ग्रेडियंट दिया जाता है। इसका कुछ है भी, आईआरसी के द्वारा दिया गया, क्या कि अगर सीमेंट कंक्रीट, ये सीमेंट कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट ड्रेन है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट ड्रेन है, तो 1/500 हमारा स्लोप होना चाहिए। 1/500 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 0.2%, 0.2% हमारा स्लोप होना चाहिए। ठीक है, अगर ओपन सॉइल ड्रेन है तो 0.5%, 1/200। तो ये दोनों वैल्यू याद रहनी चाहिए कि 1/500 इन केस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट ड्रेन, 1/200 इन केस ऑफ ओपन सॉइल ड्रेन। अब बात करें, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट थे। रूलिंग, जिसका की पॉइंट था कि मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट। ठीक है, हमारा लॉन्ग स्ट्रेच के लिए मैक्सिमम पूलिंग पावर मेंटेन हो रही है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हो रहा है। लिमिटिंग ग्रेडियंट, जब कॉस्ट हमारा कंसर्न है, स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल, स्टीपर देन बोथ व्हेन अनअवॉइडेबल केस, कुछ केस ऐसे आ गए कि अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, और उसकी लेंथ 100 मीटर से ज़्यादा नहीं। मिनिमम, सबसे कम केवल ड्रेनेज के लिए। ठीक है, अब इन चारों में सबसे ज़्यादा जो था वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ये कभी कभी ऑर्डर में पूछ देता है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा, फिर लिमिटिंग, फिर रूलिंग, फिर मिनिमम ग्रेडियंट। स्टीपर टू माइल्ड आए हैं हम लोग।
ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ग्रेडियंट भी हैं, जैसे फ्लोटिंग ग्रेडियंट। फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट अलॉन्ग विच व्हीकल डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रैक्टिव एफर्ट टू मेंटेन स्पेसिफिक स्पीड। मतलब किसी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट स्पीड बना के रखने के लिए कोई ट्रैक्टिव एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है इस व्हीकल को, तो उसको फ्लोटिंग ग्रेडियंट कह रहे हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है? जैसे हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये ग्रेडियंट था, और अक्रॉस द विथ, मतलब अलॉन्ग द विथ कह लीजिए या अक्रॉस द लेंथ कह लीजिए, कैम्बर था हमारा, इधर कैम्बर रोड के और इधर ग्रेडियंट था। तो इनका जो रिजल्टेंट ग्रेडियंट आएगा जहां पानी बह के जाएगा, उसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट करें। रिजल्टेंट ग्रेडियंट ऑफ कैम्बर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और कैम्बर का रिजल्टेंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। उसके आगे क्या है? क्रिटिकल लेंथ ऑफ द ग्रेडियंट। क्रिटिकल लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द ग्रेडियंट वो है, लेंथ है कि इससे ज़्यादा लेंथ अगर अब हम देंगे तो जो एक लोडेड ट्रक होती है, अब मैंने शायद ये हॉरिजॉन्टल कर्व में भी बोला था कि अगर आप कर्व पे जाएंगे तो आपकी स्पीड घटती है, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो स्पीड घटती है। वही सेम चीज़ अगर आप ग्रेडियंट वगैरह में जाएंगे तो भी घटती है, ठीक है। अगर आप ग्रेडियंट वगैरह में भी जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में बढ़ेगा, राइज करेगा या फॉल करेगा, तो भी आपकी स्पीड घटती बढ़ती है। तो असेंडिंग ग्रेडियंट के केस में, फॉलिंग ग्रेडियंट के केस में नहीं, असेंडिंग ग्रेडियंट के केस में जब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इतना ना घट जाए, मान लीजिए अब लगातार स्पीड घटेगी आपकी, एक लोडेड ट्रक है चल रहा था, इतना ना घट जाए कि 25 किलोमीटर पर आवर, 25 kmph से भी कम हो जाए। तो लेंथ उसी के हिसाब से देनी है कि हमारी एक कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली ट्रक की स्पीड 25 kmph से कम ना हो। तो लेंथ, उस लेंथ को हम लोग क्रिटिकल लेंथ कह रहे हैं। इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द असेंडिंग ग्रेडियंट सच दैट स्पीड ऑफ लोडेड ट्रक मस्ट नॉट डिक्रीज बिलो 25 kmph। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। इनके IRC लिमिट्स भी हैं, जैसे क्या? सबसे पहला है प्लेन एंड रोलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग ग्रेडियंट के लिए 3.3%, 5%, 6.7%। ठीक है, माउंटेनियस एंड स्टीप ग्रेडियंट, ठीक है, सॉरी, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन, और इसका एक ये भी है कि एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर अबव MSL, एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर अबव MSL। ठीक है, 5, 6, 7। ठीक है, और तीसरा है केवल स्टीप टेरेन। स्टीप टेरेन में कौन सा? 3000 मीटर अबव MSL। ठीक है, एलिवेशन अप टू 3000, 6, 7, 8। कभी कभी क्वेश्चन में केवल इस वाले को माउंटेनियस करके लिख देता है, ये MSL की बात ही नहीं करता। तो ये वाली लाइन को अगर आप नहीं भी याद रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, केवल ऐसे याद कर लीजिए कि प्लेन और रोलिंग के लिए ये, माउंटेनियस के लिए ये, स्टीप के लिए ये, ऐसे भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो प्लेन एंड रोलिंग के लिए 3.3%, 5%, 6.7%, माउंटेनियस के लिए 5, 6, 7, स्टीप के लिए 6, 7, 8। अब इसको रटने के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए 5, 6, 7, 6, 7, 8 ऐसे याद रहेगा। ठीक है, ये 6 यहाँ हो गया। ठीक, इसको याद करने के लिए बस इतना याद कर लीजिए, ये बीच में 5 था, बीच में 5 था, तो ये 5 क्या हो गया, इसमें से 0.7 माइनस हुआ तो ये आ गया, और इसके मतलब इसके जैसे इधर 4 होना चाहिए था तो उसमें से 0.7 माइनस हुआ तो 3.3 आ गया, और इधर 6 होना चाहिए था तो उसमें से 0.7 ऐड हो गया तो ये 6.7 हो गया। तो ये ट्रिक है, अगर आप किसी और तरीके से रट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका IRC क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट और उनके क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब आती है बात ग्रेड कंपनसेशन की। ग्रेड कंपनसेशन क्या है? देखिए होता क्या है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व में या ग्रेडियंट में जाते हैं तो लॉस ऑफ ट्रैक्शन होता है, लॉस ऑफ ट्रैक्शन होता है ड्यू टू कर्व एंड ग्रेडियंट। ठीक है, तो IRC बोलता है कि ग्रेड को थोड़ा सा घटा दो सच दैट कि पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो कितना घटाएंगे? तो उसकी IRC बोलता है कि ग्रेड कंपनसेशन कितनी होनी चाहिए, 30 + R डिवाइडेड बाई R, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 75/R। या तो ऐसे लिखा रहेगा, या तो ग्रेड कंपनसेशन शुड बी मिनिमम ऑफ 30 + R डिवाइडेड बाई R और 75/R, ये दोनों परसेंटेज, या तो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू में जो मिनिमम है उसको हम ग्रेड कंपनसेशन कहेंगे, और हमारे जो ग्रेडियंट है उसमें माइनस कर देंगे, ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी। इफ़
ग्रेटर देन वी यूज़ मिनिमम 75/r, मतलब अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई तो हम लोग 75/r वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर कंपनसेटेड ग्रेडियंट, मतलब जो अब ग्रेडियंट में घटाने के बाद जो ग्रेडियंट बचा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, वो होगा ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। तो आईआरसी कुछ बात बोलती है इन सब चीज़ों को लेके। आईआरसी बोलती है कि ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%। अगर 4% से फ्लैटर ग्रेडियंट है तो हमें ग्रेड कंपनसेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या बोलती है कि ग्रेड कंपनसेशन शुड कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। मतलब हमने ऐसे मान लीजिए 5% हमारा ग्रेडियंट था और जीसी की ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू आई हमारी 1.5, तो हम 5 माइनस 1.5 किए, आ गया 3.5, तो ये लेस देन 4 आ गया। तो ये भी नहीं करना है। अगर ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो 3.5 आ गया तो हम 4 मान के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये आईआरसी के नॉर्म्स है। जहाँ जहाँ आईआरसी के नॉर्म्स है उनको ध्यान से याद करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है, ये ग्रेडियंट यहाँ तक खत्म। अब शुरू होता है सबमिट कर्व। सबमिट कर्व क्या है? देखिए, सबमिट कर्व जैसे कि जब हम लोग एक असेंडिंग ग्रेडियंट दूसरे फॉलिंग ग्रेडियंट से मिलता है तो एक सबमिट कर्व बनता है, मतलब एक ऊपर। ये इसको पहचानने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड, नीचे की ओर कॉन्केविटी और ऊपर की ओर कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड। ठीक है, और ये दो ग्रेडियंट द्वारा बनता है, एक असेंडिंग और दूसरा फॉलिंग। इन दोनों ग्रेडियंट द्वारा बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 पॉइंट है: वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड वर्टिकल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ना। सबमिट कर्व आर डिजाइन ओनली फॉर द साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग सबमिट कर्व डिज़ाइन करते हैं। सबमिट कर्व आर डिज़ाइन विद स्क्वायर पैराबोला शेप। कि सबमिट कर्व को हम लोग डिज़ाइन करते हैं स्क्वायर पैराबोला शेप मान के। ठीक है, आइडियल शेप जो सबमिट कर्व का होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आइडियल शेप ऑफ द सबमिट कर्व पूछे तो सर्कुलर मानना है, लेकिन अगर सब पूछे कि सबमिट कर्व इज डिजाइंड विथ स्क्वायर पैराबोला शेप। ठीक है, जनरली देयर इज नो डिस्कम्फर्ट बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अपवर्ड। अब देखिए होता क्या है कि जैसे इस कर्व पे हमारी गाड़ी जाएगी, इस कर्व पे हमारी गाड़ी जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, P इक्वल टू mv² अपॉन आर। तो इसका जो नेट वेट है नीचे की ओर, नेट वेट जो, अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मत सोच लीजिएगा। जैसे समझ जाइए कि आप एक फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं और फिर उतर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्लाईओवर पे जब आप ऊपर चढ़े तो आपके ऊपर क्या कहते हैं, जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसकी वजह से आपका नेट वेट जो है नीचे की ओर वेट, ये घट जाएगा, क्योंकि जो वेट है आपका वो mv²/r से घट जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। आपने सुना होगा कि गाड़ी में अगर कम लोड हो तो वो गाड़ी तेल कम खाती है, उसको पावर कम खर्च करना पड़ता है। तो ये अच्छी बात है, वेट आपका घट जाएगा। तो वही यहाँ लिखा है कि जनरली देयर इज नो डिस्कम्फर्ट बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच इफेक्टिव वेट ऑफ द व्हीकल डिक्रीजेज। कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग ने इसको डिजाइन किया किसके बेसिस पे, स्क्वायर पैराबोला। तो स्क्वायर पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। तो वही इक्वेशन मानेंगे और कुछ चीज़ें बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये हमारा सबमिट कर्व है, यहाँ शुरू हुआ और यहाँ आके ख़त्म हो गया। वर्टिकल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से कर्व शुरू हुआ, एंड वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ दोनों के टेंजेंट मिल गए। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अब कुछ बातें करते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं n1 असेंडिंग ग्रेडियंट था, n1%। ठीक है, ये n2 डिसेंडिंग ग्रेडियंट है लास्ट में। ठीक है, तो n1 से n2 गया तो चेंज इन ग्रेडियंट कितना हुआ, n1 माइनस n2। माइनस n2 क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि n2 डिसेंडिंग है तो माइनस में है, n1 असेंडिंग है तो पॉजिटिव है, तो n1 माइनस n2 हो गया n1 प्लस n2। तो ये हमारा चेंज इन ग्रेडियंट हो गया n1 प्लस n2। ठीक है, जनरल इक्वेशन, क्योंकि हमने माना क्या है, स्क्वायर पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी। तो एट x इक्वल टू 0 y डैश, अब देखिए मैं इसको y नहीं माना हूँ, इसको मैं y डैश माना हूँ। तो एट x इक्वल टू 0 y डैश इज इक्वल टू 0।
एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप देखिए कर्व पे एट एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ है, ए पॉइंट है, यहाँ पे हमने मान लिया यहीं पे है, डेटम पे है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, वाई डैश इक्वल टू जीरो, तो हमें एक कंपोनेंट इसका मिल गया सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर है तो पॉज करके एक बार देख लीजिए वीडियो। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो एक और बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें थी, तीन बाउंड्री कंडीशन लगेगी, तो एक लगा दी मैंने कि एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई डैश इक्वल टू जीरो। एट एक्स इक्वल टू जीरो एक और चीज़ जीरो है, क्या जीरो नहीं, एक और चीज़ हमको पता है, ये यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट मतलब इसका स्लोप। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, डी वाई डैश बाई डी एक्स, तो डी वाई डैश कितना आएगा, टू ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई डैश होगा, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये डी वाई डैश है। ठीक है, डी वाई डैश यहाँ पे आ गया टू ए एक्स बाई टू ए एक्स प्लस बी। अब x इक्वल टू जीरो इसमें रखिए, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये हमारा जीरो हो गया, तो केवल b बचेगा, तो b की वैल्यू आ गई प्लस n1। ओके, आगे बढ़ते हैं। और तीसरी बाउंड्री कंडीशन है, जब ये पूरा कर्व अपना चल के जो भी ls लेंथ है इसकी, ls लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, वो चल के जब b पे आया, तो यहाँ पे भी हमको टेंजेंट पता है कितना, -n2 डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो दूसरा वाला भी पता है हमको, डी वाई डैश डिवाइडेड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एल एस इक्वल टू -n2, -n2 इक्वल टू 2a_ls प्लस n1, तो a की जब वैल्यू हो जाएगी माइनस में, क्योंकि ये भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2ls। n1 प्लस n2 कितना था, हमने n माना था, तो -n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ls। ठीक है, तो अब इसको सारी वैल्यूज़ को हम रख दें, c इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू प्लस n1, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y डैश इक्वल टू -n अपॉन 2ls प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n1 इंटू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ द सबमिट कर्व की इक्वेशन है, स्क्वायर पैराबोला मान के सॉल्व किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बाउंड्री कंडीशन याद रहेगी तो आप बना ले जाओगे। पॉइंट 2, पोजीशन ऑफ सबमिट कर्व, जिसको हम क्रेस्ट भी बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ सबमिट क्रेस्ट भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व। ठीक है, तो आइए एक चीज देखते हैं। देखिए ये कर्व हमारा असेंडिंग ग्रेडियंट में था, फिर असेंडिंग ग्रेडियंट बढ़ते, मतलब असेंडिंग ग्रेडियंट रहा तभी तो हाइट इंक्रीज की होगी, लेकिन असेंडिंग ग्रेडियंट धीमे धीमे कम होता गया। एक समय आया होगा जब असेंडिंग ग्रेडियंट जीरो हो गया होगा, उस पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ पे है इसके नीचे, उस पॉइंट से फिर जो शुरू हुआ होगा वो डिसेंडिंग ग्रेडियंट शुरू हुआ होगा, उसकी वैल्यू घटना शुरू होगी। तो हमारा जो बोलने का यहाँ पे तात्पर्य है वो ये है कि जो सबमिट पॉइंट होगा, सबमिट पॉइंट कब आएगा, जब हमारा जो इंक्रीज होना बंद हो जाए, इंक्रीज होना बंद हो गया, अब डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सबमिट पॉइंट पे हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स था, डी वाई डैश बाई डी एक्स, वो ज़ीरो होगा। एक बार फिर से सोच लीजिए, जब कब तक बढ़ेगा, मैक्सिमम में हाइट कब तक जाएगी, जब तक हमारी असेंडिंग ग्रेडियंट है। असेंडिंग ग्रेडियंट धीमे धीमे घट रही है, एक समय आया असेंडिंग ग्रेडियंट जीरो हो गई, उसके बाद फॉलिंग ग्रेडियंट शुरू हुई और फॉलिंग ग्रेडियंट गई, तो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा होगा वो वहाँ तक पहुंचा होगा जहाँ हमारी असेंडिंग ग्रेडियंट जीरो हो गई हो या ग्रेडियंट जीरो हो गई हो। तो ग्रेडियंट क्या है, स्लोप है, डी वाई डी एच अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई ए, तो b की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी थी, n1, और a की वैल्यू -n अपॉन 2 टाइम्स ls, तो x की वैल्यू आ गई n1 अपॉन n इंटू ls। तो हमें पोजीशन ऑफ सबमिट क्रेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्रॉम वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व, इसकी पोजीशन मिल गई। ठीक है, क्या, x इक्वल टू n1 अपॉन n।
अब बात आती है एपेक्स इक्वेशन ऑफ द सबमिट कर। एपेक्स क्या है? एपेक्स ये है, ये तो आपकी हाइट थी वाई डैश। एपेक्स ये है कि जो टेंजेंट है, इनिशियल टेंजेंट है, उसमें और कर्व के बीच में गैप। तो एपेक्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात, देखिए इस कर्व से ही देख लीजिए कि अगर हम ये टेंजेंट लेके चलें, ठीक है, ये x है, ये x है, ये टोटल लेंथ हमको मान लेते हैं b, कुछ भी मान लेते हैं कि चलो y प्लस वाई डैश, ये टोटल लेंथ y प्लस वाई डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसे थीटा पता है तो tan थीटा ही हमारा स्लोप है, दैट इज n1। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन सॉरी वाई प्लस वाई डैश अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इस फिगर में देखिए, ये अगर थीटा है अगर, तो ये क्या होगा? tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस वाई डैश अपॉन एक्स, ठीक है। और tan थीटा ही हमारा n1 है ना? तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू n1 वाई प्लस वाई डैश अपॉन एक्स। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n1 इंटू एक्स माइनस वाई डैश, और वाई डैश की वैल्यू अभी हमने इक्वेशन से निकाली है पहले ही, वाई डैश की वैल्यू ये, तो उसकी जगह ये रख दीजिए। तो माइनस n अपॉन 2ls एक्स स्क्वायर प्लस n1x, तो n1x गया, तो y की वैल्यू हो गई nx स्क्वायर अपॉन 2ls, ठीक है। फिर से पीछे करके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया है तो, कि tan थीटा की वैल्यू n1 अपॉन वाई प्लस वाई डैश अपॉन एक्स, जिसमें y की वैल्यू n1x माइनस वाई डैश हम लिख सकते हैं यहाँ से, और y डैश की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज दिस वन। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी nx स्क्वायर अपॉन 2ls। तो हम कह सकते हैं एपेक्स इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। एपेक्स इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ कि वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम वीपीसी, वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए हमको इसकी पोजीशन निकालनी की, ये कहाँ बनेगा। तो देखिए पहले इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए पी और ई, क्या हम ये कह सकते हैं कि वी ई इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा वन। तो टेन थीटा वन इज हमारा n1 के बराबर है। तो हम क्या ये कह सकते हैं, टेन थीटा वन इक्वल टू, सॉरी लिख ही लेता हूँ, टेन थीटा वन इक्वल टू क्या, वी ई अपॉन एक्स। तो यहाँ से वी ई हो जाएगा, और टेन थीटा ही हमारा ग्रेडियंट है n1 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल वी डी बी, इसमें देखिए क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको इस एंगल को थीटा टू ले लूँ, ये थीटा टू है, तो टेन थीटा टू इज इक्वल टू, टेन थीटा टू इज इक्वल टू दैट इज दिस वी डी, फिगर में देख लीजिए वी डी इंटू डिवाइडेड बाय एल एस माइनस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू माइनस n2, माइनस में नहीं, केवल यहाँ पे मॉड्यूलर वैल्यू n2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू एल एस माइनस एक्स इंटू n2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। वही देखिए यहाँ लिखा है n1 इज इक्वल टू वी ई अपॉन एक्स, तो वी ई इज इक्वल टू एक्स n1, और n2 इज इक्वल टू वी डी अपॉन एल एस माइनस एक्स, तो वी डी इज इक्वल टू एल एस माइनस एक्स n2, ठीक है। वाई डैश एट बी, इस पॉइंट पे वाई डैश की वैल्यू, तो उस इक्वेशन में हम लोग x की जगह एल एस रख दें तो वाई डैश मिल जाएगा। इस इक्वेशन में, कौन सी, पहली वाली इक्वेशन में हो हम लोग निकाले हैं, इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में x की जगह अगर एल एस लिख दें तो हम लोग को वाई डैश एट बी मिल जाएगा, क्योंकि b हमारा इंड पॉइंट है। तो वाई डैश एट बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू एल एस रख दिए इस इक्वेशन में। और यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं इस फिगर से कि ये वाई डैश बी जो है, ये वाला पॉइंट, इस टोटल हाइट में अगर हम वी डी माइनस कर दें,
तो VE में अगर VD माइनस कर दें तो वो भी है, तो हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये VE माइनस VD भी है। तो VE अभी हम लोग निकाले थे N1X माइनस VD कितना है LS माइनस X इंटू N2, तो N2 इंटू LS माइनस हो जाएगा और उधर माइनस माइनस प्लस N2X हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी अब देखते जाइए, इधर से चीज़ें कैलकुलेट करना है हमको, तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे N1 LS कट जाएगा, माइनस N LS/2, ठीक है, प्लस N1 LS, ठीक है, और इधर माइनस N2 LS है तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस N2 LS दोनों ऐड हो जाएगा ये दोनों, तो ये हो जाएगा कैपिटल N इंटू LS माइनस N इंटू LS/2, तो ये क्या हो जाएगा N इंटू LS/2, और इधर N1X और N2X दोनों ऐड हो जाएंगे, NX हो जाएगा, N गया तो X इज इक्वल टू LS/2। तो हमको यहाँ से ये मिला कि वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, एट X इक्वल टू LS/2। अब ये नहीं डिपेंड करता कि N1 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू क्या है, बस हमको ये रिजल्ट मिल गया कि इसकी पोजीशन क्या है वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एट X इक्वल टू LS/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट, वन कर्व, अगर एक कर्व सिमेट्रिकल है, मतलब N1 इक्वल टू N2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू VPI विल बाइसेक्ट द लेंथ ऑफ द कर्व। जो वर्टिकल लाइन पास कर रही है, VPI जो पास कर रही है, वो कर्व को बाइसेक्ट करके आधा आधा बांट देगी। द लाइन विल ऑलवेज थ्रू सबमिट, जो लाइन है वो सबमिट के थ्रू पास करेगी, ठीक है, वो सबमिट के थ्रू पास करेगी। एंड इन दिस केस RL ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विल बी सेम। ये फिगर शायद बनाया है मैंने, अगले पेज पे शायद होगा, ये वाला केस है ये, कि RL दोनों पॉइंट का सेम होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, व्हेन कर्व इज अनसिमेट्रिकल, मतलब N1 और N2 बराबर नहीं है, तो वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू VPI will bisect the length of curve into equal half. This line will never pass through summit point of curve। ठीक है, अभी भी इक्वल हाफ में बांट रहा है लेकिन सबमिट से बांट नहीं रहा है। इन दिस केस कर्व विल बी टिल्टेड एंड RL ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विल नॉट बी सेम। जो RL है वो सेम नहीं रहेगा। और RL कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिंपल, हमको वाई डैश वगैरह निकाल ही दिए हैं। एक पॉइंट का RL पता रहेगा, दूसरे पॉइंट का वाई डैश जब निकल जाएगा वहाँ तक का, तो वहाँ तक के RL में इसको जोड़ देंगे, तो वहाँ का तक का RL हो जाएगा, तो ये वैसे निकल जाएगा। फिर ये वही है कि अगर N1 N2 बराबर है तो दोनों RL सेम, अगर N1 बड़ा है N2 कम है, मॉड्यूलर वैल्यू मतलब मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड, तो RL ऑफ B ज़्यादा होगा RL ऑफ A से। अगर N1 ज़्यादा है N2 कम है, तो RL ऑफ B कम होगा RL A से। कुछ इस टाइप के फिगर बनेंगे। तो यहाँ हो गया सबमिट कर्व का कुछ डेफिनेशन। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की। देखिए डेरिवेशन में थोड़ा समय लग गया, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको निकालना आएगा तो गेट जैसे एग्ज़ाम जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के, वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की बात करते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ सबमिट कर्व टोटल साइड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपका जो साइड डिस्टेंस है उसका। अब यहाँ पे दो केस आते हैं कि जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व अगर हमारा साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है तो उसका फॉर्मूला होता है NS² / 2 इंटू अंडर रूट कैपिटल H प्लस स्मॉल h। कैपिटल H है हाइट ऑफ ड्राइवर आई एंड स्मॉल h है हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो हमने शायद ये पीछे ISD जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ एक टेबल में हमने बताया था कि SSD के लिए हाइट ऑफ ड्राइवर आई 1.2 होती है, ऑब्स्ट्रक्शन 0.15 होती है। ठीक है, तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाता है NS² डिवाइडेड बाई 4.4, NS² डिवाइडेड बाई 4.4। ठीक है, फॉर SSD, किसके लिए, फॉर SSD। लेकिन OSD के लिए ये स्मॉल h भी 1.2 हो जाता है, तो ये हो जाता है NS²/9.6। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या, व्हेन LS इज ग्रेटर देन SSD, मतलब साइड डिस्टेंस केवल SSD नहीं, कि व्हेन LS इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है NS²/2 टाइम्स अंडर रूट H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर।
तो ये h इक्वल टू 1.2 हाइट ऑफ ड्राइवर आई and h small h is equal to 0.15 height of obstruction for SSD stopping side distance. ये stopping side distance and for overturning side distance दोनों 1.2 के बराबर होते हैं. तो यहाँ पे NH स्क्वायर बाय 4.4 और यहाँ NH स्क्वायर बाय 9.6. ठीक है. दूसरा केस बोलते हैं. अब यहाँ पे अच्छा है एक चीज़ और, कभी कभी होता क्या है कि हम फॉर्मूला लगाए, आंसर निकला, हमने माना था कि क्या माना था कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन SSD. मान लेते हैं SSD 220 थी, लेकिन जब हम कैलकुलेट करके लेंथ ऑफ कर्व निकाले, लेंथ ऑफ कर्व आ गया 110. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सबमिट कर्व का लेंथ. तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, फिर दूसरे तरीके से निकालेंगे. दूसरा वाला केस क्या कहता है कि LS इज लेस देन SD. तो जब उसमें करते हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता है, 2s माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एच प्लस स्मॉल अंडर रूट एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ठीक है. यहाँ क्या था, यहाँ ये बटे में था, अब ये रेसिप्रोकल हो गया. 2s माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर बाई n. अगेन वही h इक्वल टू 1.2, h इक्वल टू 0.15 फॉर SSD. तो ये LS की वैल्यू हो जाएगी 2s माइनस 4.4 अपॉन n और SD के लिए हो जाएगी 2s माइनस 9.6 n. ठीक है. कुछ नोट, वर्टिकल कर्व इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ कर्व, मिनिमम साइड डिस्टेंस एंड चेंज इन ग्रेडियंट. चेंज इन ग्रेडियंट मतलब कैपिटल N, इसकी बात कर रहा है. ठीक है. लेकिन अब बात आती है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ साइड डिस्टेंसेस इन डिज़ाइन ऑफ सबमिट कर्व, मतलब हम जो SSD कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें सबमिट कर्व के केस में या वैली कर्व के केस में हम लोग ग्रेडियंट को काउंट नहीं करते. मतलब जो हमारा यहाँ फॉर्मूला बनता था साइड डिस्टेंस में, क्या बनता था, F प्लस माइनस S बनता था. तो यहाँ S हट गया, हमारा ग्रेडियंट हट गया. ठीक है. तो यहाँ पे ग्रेडियंट हट गया, तो V स्क्वायर अपॉन 254 F हो जाएगा. ठीक है. तो इतनी सी बात है बस. अब यहाँ इससे कंफ्यूज मत होइए सर, यहाँ पे तो चेंज इन ग्रेडियंट आप बता रहे हैं कि वर्टिकल कर्व डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ कर्व, मिनिमम साइड डिस्टेंस एंड चेंज इन ग्रेडियंट. ये चेंज इन ग्रेडियंट n को रिप्रेजेंट कर रहा है, n. ठीक है. और ये जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे जो लगता था G, जिसको हम यहाँ लिखते थे या तो S लिखते थे, उसकी बात कर रहा है. ठीक है. अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ वैली कर्व. ये सबमिट कर्व हो गया. ठीक है. अब डिज़ाइन ऑफ वैली कर्व. डिज़ाइन ऑफ वैली कर्व में क्या है कि कॉन्केविटी अपवर्ड एंड कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड. वैली कर्व आर डिज़ाइन फॉर क्यूबिक पैराबोला, लेकिन IRC सजेस्ट करता है क्या, स्क्वायर पैराबोला. ठीक है. तो अगर IRC का सजेशन पूछे तो स्क्वायर पैराबोला, डिज़ाइन पूछे तो क्यूबिक पैराबोला. अगेन इसमें भी एक फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड करता है असेंडिंग ग्रेडियंट को. ठीक है. तो इसका भी n आ जाता है n1 प्लस कैपिटल N, n1 प्लस n2. तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके कि वैली कर्व आर डिज़ाइन टेकिंग फॉलोइंग कंसिडरेशन इनटू अकाउंट, जैसे क्या, कंफर्ट टू द पैसेंजर, हेडलाइट साइड डिस्टेंसेस, ड्रेनेज इन द वैली कर्व, एस्थेटिक कंसिडरेशन एंड इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट एट द डिज़ाइन स्पीड. क्या क्या बात बोल रहा है कि वैली कर्व किन किन चीज़ों को दिमाग में रखता है, कंफर्ट टू द पैसेंजर, हेडलाइट साइड डिस्टेंसेस, ड्रेनेज इन द वैली कर्व, एस्थेटिक कंसिडरेशन और इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट हो एट डिज़ाइन स्पीड. तो यहाँ पे हमारा जो जिसके लिए डिज़ाइन होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस. हेडलाइट साइड डिस्टेंस होती क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस विजिबल थ्रू द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल. हेडलाइट ऑफ द व्हीकल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस विजिबल हो रही है दैट इज HSD. तो यहाँ SSD को हम लोग HSD से बराबर लेते हैं. वैली कर्व आर डिजाइन फुली ट्रांजिशनल बाई एडिशन ऑफ 2 सिंप्लेक्स क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व. 2 सिंपल क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व को हम लोग मिला के क्या कहते हैं, वैली कर्व बनाते हैं. फुली ट्रांजिशनल, ये फुली ट्रांजिशनल होता है. ठीक है. पोजीशन ऑफ लोवेस्ट पॉइंट, बस इसमें ये चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा डेरिवेशन में इसमें नहीं जाना है कि पोजीशन ऑफ लोवेस्ट पॉइंट क्या है, LV इंटू N1 अपॉन 2N का अंडर रूट. ठीक है. LV इंटू N1 अपॉन 2N का अंडर रूट. ठीक है. फिर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब इसमें नीचे की ओर लगेगा, तो नीचे की ओर लगने की वजह से इफेक्टिव वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए ये जर्किंग कॉज करता है, डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर कॉज करता है, इसीलिए इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़रूरी है. फिर बात करते हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व. लेंथ ऑफ वैली कर्व में सेफ लेंथ ऑफ वैली कर्व इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग 2 क्राइटेरिया. क्या, पहली क्राइटेरिया कि लेंथ ऑफ वैली कर्व ग्रेटर देन HSD. ठीक है.
तो लेंथ ऑफ वैली कर्व ग्रेटर देन एच एस डी जब हम मानेंगे तो एच एस डी क्या है कि कितना हेडलाइट से दिख रहा है। तो हेडलाइट सच डिस्टेंस है कि हेडलाइट की मदद से कितनी दूरी दिख रही है, ठीक है, ये एच एस डी होती है। तो ये अगर मान लें ये एच हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है या हाइट ऑफ हेडलाइट है, ठीक है, और ये बीटा एंगल है, तो ये एच एस डी जो निकल के आती है टू टाइम्स एच प्लस 2s tan बीटा आती है। ये मतलब एच एस डी इक्वल टू एस होता है। बाकी जो हम लोग यहाँ बटे में जो वहाँ 2 टाइम्स अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट स्मॉल एच का होल स्क्वायर था, यहाँ एच प्लस एस tan बीटा था होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि एल वी इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 2h प्लस 2s tan बीटा, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है। और इसकी में जब हम लोग बीटा और एच की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू 0.75 और बीटा की वैल्यू 1 डिग्री, तो ये बन जाता है एन एस स्क्वायर 1.5 0.035 एस। तो अगर एल वी लेस देन एच एस डी हो गया, मान लेते हैं ये तो ग्रेटर देन का केस था कि एल वी ग्रेटर देन एच एस डी, लेकिन अगर लेस देन का केस हो गया तो ये वही रेसिप्रोकल हो जाएगा 2s माइनस 2 टाइम्स एच प्लस 2s tan बीटा, और वैल्यू रख देंगे तो 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 एस अपॉन एन, ठीक है। और एज पर कंफर्ट कंडीशन भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं इसको। दूसरा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया तो वो था, दूसरा क्राइटेरिया एज पर कंफर्ट कंडीशन क्या कि एल वी इक्वल टू 2 टाइम्स ट्रांजिशनल कर्व की लेंथ, क्योंकि फुली ट्रांजिशनल है, हमने बात किया था कि फुली ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशन आया ट्रांजिशन गया, तो 2 टाइम्स ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, ठीक है, 2 टाइम्स एल टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल कर्व क्या होता है, एल इज आर इजक्वल टू एल बाई एन, ठीक है। वर्टिकल कर्व की प्रॉपर्टी होती है आर इजक्वल टू एल बाई एन, और एल टी वी क्यूब अपॉन सी आर हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आर की जगह हम अगर एल टी बाई एन कर देंगे तो एन वी क्यूब अपॉन सी एल टी हो जाएगा, और अगर हम इधर से एल टी उधर भेज देंगे तो एल टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा एन वी क्यूब बाई सी का अंडर रूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वैली कर्व का एक और फॉर्मूला एन वी क्यूब बाई सी का अंडर रूट। ये आया कहाँ से, 2 टाइम्स एल टी से, ठीक है। तो एल टी इजक्वल टू एन वी क्यूब का एन वी क्यूब बाई सी का अंडर रूट, और इसका ट्वाइस हो जाएगा वैली कर्व का लेंथ, ट्वाइस हो जाएगा वैली कर्व का लेंथ। और सी की वैल्यू दी नहीं रही है तो 0.6 रख देंगे, और इसको 5/18 कर देंगे, तो ये बन जाता है 0.378 एन वी क्यूब या 0.38 एन वी क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेंथ ऑफ वैली कर्व भी हो गया। लास्ट टॉपिक ये भी देख लीजिए, क्या ही मैं इसको अलग से रखूँ, पार्किंग से बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, बस इतना पूछता है कि एंगल यूज्ड इन पार्किंग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिसमें 30 जो है मोस्ट अनकंफर्टेबल है, 45 बेस्ट और कंफर्टेबल है, 90 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल है। बाकी बात करें तो अगर कर्व की विड्थ कम है या पार्किंग स्पेस कम है, विड्थ ऑफ स्ट्रीट कम है, लिमिटेड है, तो पैरेलल पार्किंग प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स ऑल ना, हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अब कंप्लीट होता है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। कंप्लीट लेक्चर डिटेल में ये कंप्लीट हो गया। हम कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं रह के आपको टाइम टू टाइम शॉर्ट्स के थ्रू इसके रिवीजन कराते हैं इसके फॉर्मूले की, क्योंकि देखिए डिटेल लेक्चर में यही घाटा होता है कि लोग डिटेल के चक्कर में, आप लोग पढ़ने के चक्कर में जो मेन चीज़ है जो पूछी जाती है, जो फॉर्मूले हैं, जो इनके की पॉइंट्स हैं, वो मिस कर देते हो। लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि गेट जैसे एग्ज़ाम में ये बहुत पूछता है, तो उनको ना मिस करो। तो मैं इसको शॉर्ट्स के थ्रू बताते रहूँगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम लोग मेजर पोर्शन एक मेजर पोर्शन ख़त्म किए हैं हाईवे का, अब अगला मेजर पोर्शन अब टारगेट में रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।